नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड बैकग्राउंड चेंज करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड बैकग्राउंड चेंज करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे पावर पॉइंट से पूछा गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट के द्वारा प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड्स का कलेक्शन होता है। पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाया जाता है उसमें मल्टीपल स्लाइड होती हैं। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। हमसे पूछा गया है यदि हमें स्लाइड बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम कौन सा टैब उपयोग करेंगे। स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है मतलब स्लाइड को डिजाइन करना है। स्लाइड को डिजाइन करना है तो कौन सा टैब काम आएगा, डिजाइन टैब। यदि हमें पावर पॉइंट में स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है, स्लाइड पर थीम अप्लाई करनी है, स्लाइड की साइज चेंज करनी है तो हमें डिजाइन टैब को यूज करना होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पावर पॉइंट में स्लाइड बैकग्राउंड चेंज करने के लिए डिजाइन टैब का उपयोग किया जाता है। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं पावर पॉइंट पर। यह पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने अपना प्रेजेंटेशन ओपन किया है। यदि हमें अपने स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हमें डिजाइन टैब को सिलेक्ट करना होता है। डिजाइन टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट बैकग्राउंड, जिससे हम स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहां पर बैकग्राउंड की मल्टीपल स्टाइल होती हैं जिनके द्वारा हम स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहां पर स्लाइड की साइज भी होती है और थीम्स ऑप्शन भी होता है। यदि हम थीम को अप्लाई करते हैं तो थीम के द्वारा भी हमारी स्लाइड अट्रैक्टिव हो जाती है और प्रत्येक थीम के हिसाब से अलग अलग बैकग्राउंड भी सेट हो जाता है। मतलब स्लाइड की डिजाइनिंग से संबंधित जो भी ऑप्शन होते हैं वह सभी हमें डिजाइन टैब में प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजाइन टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी से संबंधित हमसे पूछा गया है CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। CD-ROM CD का एक टाइप है। CD जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। एक होता है CDR। CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। एक है CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है CDRW। CDRW मतलब CD रीराइटेबल। CD जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। एक होता है CDR। CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। एक है CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है CDRW। CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CD और CD के यह सभी टाइप ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया था CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है। CD-ROM का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मतलब एक ऐसी CD जिसके डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। आपसे पूछा जा सकता है किस प्रकार की CD को रीयूज किया जा सकता है, कौन सी CD रीयूजेबल होती है, या किस प्रकार की CD में डेटा को बार बार चेंज किया जा सकता है, वह होती है CDRW। CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसमें हम डेटा को बार बार रीराइट कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 3-4 क्वेश्चन समझे।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडीआर का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडीआरडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से, प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर और एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय, वर्क करते समय अपना इंपैक्ट दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, वह कहलाते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। मतलब इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय अधिक आवाज करता है, अधिक साउंड करता है, वह कहलाता है इंपैक्ट प्रिंटर। जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय कम साउंड करता है, बहुत कम मात्रा में आवाज करता है, वह कहलाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। इंपैक्ट प्रिंटर लो क्वालिटी का आउटपुट देता है जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो डेजी व्हील तो एक इंपैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है, चेन प्रिंटर भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है, लेकिन लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि फास्ट स्पीड में वर्क करता है, हाई क्वालिटी आउटपुट प्रदान करता है और प्रिंटिंग करते समय बहुत कम मात्रा में साउंड करता है, बहुत स्लो आवाज करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। लेजर प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर यह नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेजर प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर वाला ब्लैंक होता है जो डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम शो करता है। किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर वाला ब्लैंक होता है जो डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम शो करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम किसी भी एप्लीकेशन की विंडो ओपन करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो उसकी विंडो हमारे सामने ओपन होती है। उसमें सबसे ऊपर कौन सा पार्ट होता है जो डॉक्यूमेंट का या उस एप्लीकेशन का नाम शो करता है? जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो उसकी विंडो में सबसे ऊपर टॉप पर होता है टाइटल बार। विंडो में सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार, और सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उसकी जो विंडो ओपन होती है, प्रत्येक विंडो में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार और सबसे नीचे होता है स्टेटस बार। हमसे पूछा गया है किसी भी एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर वाला ब्लैंक होता है, वह होता है टाइटल बार जो डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन का नाम शो करता है। तो प्रत्येक सॉफ्टवेयर की विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है और टाइटल बार में फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटल बार। प्रत्येक विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जो कि सॉफ्टवेयर का नाम और फाइल का नाम शो करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। यहां पर सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में हमारी फाइल का नाम शो हो रहा है और सॉफ्टवेयर का नाम शो हो रहा है, यह कहलाता है टाइटल बार। यह हर सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे कि हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है तो सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है जिसमें फाइल का नाम शो होता है और सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन का नाम शो होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटल बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले आपको यह समझना होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस और मल्टीपल कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के मल्टीपल टाइप होते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हमसे कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप होता है मैन, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि एक सिटी में या एक सिटी से दूसरी सिटी में नेटवर्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैन कंप्यूटर नेटवर्क का एक टाइप होता है जो कि एक सिटी के अंदर या एक सिटी से दूसरी सिटी में नेटवर्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको कुछ और क्वेश्चन तैयार करने हैं। सबसे छोटा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वह होता है पेन। सबसे स्मॉल साइज का जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वह होता है पेन। पेन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे छोटी साइज का जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वह होता है पेन और सबसे बड़ी साइज का जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वह होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। और जो इंटरनेट है वह एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में एरर को चेक करने और फिर एरर करेक्ट करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? किसी प्रोग्राम में एरर को चेक करने और फिर एरर करेक्ट करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन कोडिंग से प्रोग्रामिंग से पूछा गया है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई कोड करते हैं तो उसमें एरर भी आ जाती हैं, एरर जनरेट हो जाती हैं। तो हमसे पूछा गया है यदि प्रोग्राम में कोई एरर आ जाती है तो उनको चेक करने के लिए और फिर एरर को करेक्ट करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। प्रोग्राम में जो एरर आती हैं उन्हें कहा जाता है बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जो एरर आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है, बग। और बग को हटाने के लिए, बग को सर्च करने के लिए और हटाने के लिए डीबगिंग का यूज किया जाता है। डीबगिंग, बग मतलब एरर और बग को हटाना है, दूर करना है तो यूज की जाती है डीबगिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में जो एरर आती हैं उन्हें बग कहा जाता है, बग। और बग को हटाने के लिए, बग को डिटेक्ट करना और उनको करेक्ट करना क्या कहलाता है? डीबगिंग करना। तो यहां पर हमने दो क्वेश्चन तैयार करे। प्रोग्राम में आने वाली एरर को बग कहा जाता है और बग को हटाने के लिए डीबगिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी प्रोग्राम में एरर को चेक करने और फिर एरर को करेक्ट करने के लिए डीबगिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? सीपीसीटी एग्जाम के लिए चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में एक्सेल के चार्ट टॉपिक से संबंधित 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चार्ट क्या होता है? चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। चार्ट के द्वारा किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है चार्ट क्या होता है? तो चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफ में या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो जो चार्ट ऑप्शन है वह इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में मतलब यदि आपको एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना है तो आपको इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना होता है। आपसे
चार्ट क्रिएट करने की शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, चार्ट बनाने की शॉर्टकट की। तो चार्ट क्रिएट करने के लिए एक्सेल में दो शॉर्टकट की हैं। एक होती है F11 शॉर्टकट की, F11, इससे हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन F11 शॉर्टकट की से जब हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो वह चार्ट एक अलग वर्कशीट पर क्रिएट होता है। मतलब हमारी जो टेबल बनी होती है वह अलग वर्कशीट पर होती है और जो चार्ट क्रिएट होता है वह एक अलग वर्कशीट पर क्रिएट होता है। F11 से यदि आप चार्ट क्रिएट करेंगे तो चार्ट एक अलग वर्कशीट पर क्रिएट हो जाता है। और दूसरी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F1, Alt प्लस F1। Alt प्लस F1 से आप जो चार्ट बनाएंगे उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट मतलब यह चार्ट उसी वर्कशीट पर क्रिएट होता है जिस वर्कशीट पर आपकी टेबल बनी होती है। यदि आप F11 शॉर्टकट की से चार्ट बनाएंगे तो वह चार्ट एक अलग वर्कशीट पर बनेगा, टेबल अलग वर्कशीट पर रहेगी। लेकिन यदि आप Alt प्लस F1 से चार्ट बनाएंगे तो वह कहलाएगा एम्बेडेड चार्ट, जो कि उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर आपने टेबल बनाई होती है। तो चार्ट बनाने की दो शॉर्टकट की हैं, F11 या फिर Alt प्लस F1। एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना है, MS एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा होता है? डिफॉल्ट मतलब जब आप एक्सेल में चार्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक किस टाइप का चार्ट बनता है? वह होता है कॉलम चार्ट। MS एक्सेल में डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा होता है? कॉलम चार्ट। तो यहां पर हमने चार्ट टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। MS एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब का उपयोग किया जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यह MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हमें एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना है तो पहले हमें एक टेबल बनानी होती है, टेबल को सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद हम इंसर्ट टैब से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर चार्ट से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट के निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप एक ऑब्जेक्ट से एनिमेशन कॉपी करके अन्य ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? MS पावर पॉइंट के निम्नलिखित में से किस विकल्प मतलब ऑप्शन से आप एक ऑब्जेक्ट से एनिमेशन को कॉपी करके अन्य ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। यदि आपने पावर पॉइंट में किसी एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन लगाया है, वही एनिमेशन आपको एक ऑब्जेक्ट से कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाना है, तो आप कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे? एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन एक स्पेशल इफेक्ट होता है जो कि स्लाइड के किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है। हम पावर पॉइंट में जो स्लाइड बनाते हैं उस स्लाइड पर कई प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, हेडिंग होती है, लिस्ट होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। तो स्लाइड के ऊपर यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट में यदि आपको इफेक्ट सेट करने हैं तो एनिमेशन का यूज किया जाता है। एक होता है ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन इफेक्ट कंप्लीट स्लाइड पर अप्लाई किया जाता है, स्लाइड पर। ट्रांजिशन किस पर अप्लाई होता है? स्लाइड पर। जबकि जो एनिमेशन इफेक्ट होता है वह स्लाइड के किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है। तो हमसे पूछा गया है, यदि हमने पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट पर एक एनिमेशन अप्लाई किया है, उसे कॉपी करके हमें दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना है, तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? इसके लिए यूज किया जाता है एनिमेशन पेंटर का। एनिमेशन पेंटर एक होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे स्थान पर पेस्ट कर देता है, वह कहलाता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करता है। जबकि एक होता है एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर क्या करता है? एक ऑब्जेक्ट से एनिमेशन को कॉपी करता है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाकर पेस्ट कर देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एनिमेशन पेंटर के द्वारा एक ऑब्जेक्ट के एनिमेशन को कॉपी किया जाता है और किसी अदर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई या पेस्ट कर दिया जाता है। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। यहां पर हम एक नया प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं जिसमें हम इस ऑप्शन को यूज करके देखने वाले हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने एक नया प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें हमने यहां पर फर्स्ट स्लाइड एक हेडिंग दी है, फर्स्ट स्लाइड, यह हमारी पहली हेडिंग है और नीचे हमने एक सब टाइटल या सब हेडिंग दी है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिख दिया है एनिमेशन। अब हमारी एक स्लाइड पर दो कंटेंट हैं, दो प्रकार की इंफॉर्मेशन है, एक तो टाइटल है जिसमें हमने लिखा है फर्स्ट स्लाइड और एक सब टाइटल है जिसमें हमने लिखा है एनिमेशन। अभी यदि हम अपनी स्लाइड को प्ले करें, रन, कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को यदि प्ले करें, रन करें, तो इसमें आपको कोई इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। अब हम इस पर एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले हमने अपने टाइटल को, मेन हेडिंग को सिलेक्ट किया, इसके बाद एनिमेशन टैब को सिलेक्ट किया और इस पर हमने कोई एक एनिमेशन अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो हमारी हेडिंग है या हमारा जो टाइटल है उस पर हमने एक एनिमेशन अप्लाई कर दिया है। अब यदि हम अपने इस प्रेजेंटेशन को रन करेंगे, प्ले करेंगे, तो हमारा जो हेडिंग है, जो टाइटल है, वह एक इफेक्ट के साथ एंट्री ले रहा है क्योंकि हमने उस पर एनिमेशन लगा दिया है। लेकिन जो हमारा सब टाइटल है या सब हेडिंग है जिसमें हमने एनिमेशन लिखा है, इस पर तो कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो टाइटल है, मेन हेडिंग है, इस पर एनिमेशन लग चुका है। अब हम इस टाइटल से, इस मेन हेडिंग से एनिमेशन को कॉपी करेंगे और नीचे वाले सब टाइटल पर पेस्ट करेंगे। इसके लिए एनिमेशन टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर, आपको क्या करना होगा, जिस ऑब्जेक्ट पर आप एनिमेशन अप्लाई कर चुके हैं उसको सिलेक्ट करें। तो हमारा एनिमेशन ऑलरेडी कहां लगा है, इस टाइटल पर, मेन हेडिंग पर, हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद हम एनिमेशन पेंटर पर क्लिक करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट पर हमें एनिमेशन अप्लाई करना है उस पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा एक एनिमेशन किस पर अप्लाई हो गया, मेन हेडिंग पर, टाइटल पर, और ऑटोमेटिक दूसरा एनिमेशन किस पर अप्लाई हो गया, नीचे वाले सब टाइटल पर। यदि अब हम इस प्रेजेंटेशन को रन करें तो पहला एनिमेशन लगेगा हमारा मेन हेडिंग पर, टाइटल पर, दूसरा एनिमेशन अप्लाई होगा नीचे वाले सब टाइटल पर। हमने किया क्या था, हमने पहली हेडिंग पर एनिमेशन अप्लाई किया था और उसे एनिमेशन पेंटर के द्वारा नीचे वाले सब टाइटल पर पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। यह होता है एनिमेशन पेंटर, जो एक ऑब्जेक्ट से एनिमेशन को कॉपी करता है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई या पेस्ट कर देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड का उपयोग करके बनाई गई एक फाइल ब्लैंक एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। नोटपैड का उपयोग करके बनाई गई एक फाइल ब्लैंक एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। मतलब यहां पर हमसे पूछा गया है नोटपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें नोटपैड सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन बताना है। नोटपैड क्या होता है, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है नोटपैड को, जो कि टेक्स्ट को टाइप करने की और एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। नोटपैड सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसेसरी सॉफ्टवेयर के रूप में प्री इंस्टॉल होता है। मतलब जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो नोटपैड भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। यह एक एसेसरी सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री होता है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है और इसमें जो फाइल बनाई जाती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। .txt नोटपैड सॉफ्टवेयर में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नोटपैड का उपयोग करके बनाई गई एक फाइल .txt एक्सटेंशन के साथ स्टोर या सेव होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट से पहले एक शब्द को डिलीट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट से पहले एक शब्द को डिलीट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में यदि हमें इंसर्शन पॉइंट से पहले, इंसर्शन पॉइंट का मतलब क्या है, कर्सर, कर्सर को बोला जाएगा इंसर्शन पॉइंट। आपका पेज में जहां पर कर्सर है
वहीं पर आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब जहां पर डॉक्यूमेंट में आपका कर्सर होगा, आप टाइपिंग करेंगे तो वहीं पर टेक्स्ट टाइप होगा, वहीं पर टेक्स्ट इंसर्ट होगा। तो इंसर्शन पॉइंट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंसर्शन पॉइंट का मतलब क्या है? कर्सर। जहां पर हमारा कर्सर होगा वहीं पर टेक्स्ट इंसर्ट होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट से पहले एक शब्द को डिलीट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमने अपने प्रीवियस एक वीडियो में यह सीखा था, यदि हमें कर्सर के लेफ्ट साइड में टेक्स्ट डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, कर्सर के राइट साइड में डिलीट करना तो कैसे करेंगे। और हमने सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करना भी सीखा है, हमने एक कंप्लीट वर्ड को डिलीट करना भी सीखा है। यहां पर इंसर्शन पॉइंट का मतलब क्या है? जो कि हमारा कर्सर होता है। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट से पहले एक शब्द को डिलीट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। हम यहां पर एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। चारों क्वेश्चन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपना कर्सर रखा है फर्स्ट लाइन में यू वर्ड के बाद। यू वर्ड के बाद आप देख सकते हैं हमारा कर्सर यहां पर प्लेस है। कर्सर को ही बोला जाता है इंसर्शन पॉइंट। क्यों? क्योंकि यदि हम अभी कोई नया टेक्स्ट टाइप करें तो वह कहां पर टाइप होगा, कहां पर इंसर्ट होगा? जहां पर हमारा कर्सर है। तो कर्सर को ही बोला जाता है इंसर्शन पॉइंट। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इंसर्शन पॉइंट से पहले एक वर्ड को डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है? पहले हम एक कैरेक्टर को डिलीट करना सीखेंगे, फिर हम वर्ड को डिलीट करना सीखेंगे। आप इंसर्शन पॉइंट से पहले, इंसर्शन पॉइंट से पहले मतलब लेफ्ट साइड पर यदि एक कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हो, एक कैरेक्टर मतलब एक अक्षर, तो बैक स्पेस की का यूज किया जाता। बैक स्पेस, बैक स्पेस की क्या करती है? जहां आपका कर्सर होगा उसके लेफ्ट साइड का एक एक कैरेक्टर डिलीट करती है, बैक स्पेस की। और यदि आपसे पूछा जाता है कि इंसर्शन पॉइंट मतलब कर्सर के राइट साइड का एक एक कैरेक्टर हमें डिलीट करना है, एक एक अक्षर डिलीट करना है, तो हम कौन सी की को यूज करेंगे? वह होती है डिलीट की। डिलीट की क्या करती है? जहां आपका कर्सर है उसके राइट साइड का एक एक कैरेक्टर डिलीट करती है। तो अभी हमने 2 चीजें सीखी। जहां हमारा कर्सर है, जहां हमारा इंसर्शन पॉइंट है, उसके लेफ्ट में एक कैरेक्टर मिटाना तो बैक स्पेस, राइट में एक कैरेक्टर मिटाना तो डिलीट की। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट वर्ड को, एक शब्द को मिटाना है। एक शब्द को मिटाना है यदि जहां पर आपका कर्सर है उसके लेफ्ट में उसके पहले एक शब्द मिटाना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। आप बैक स्पेस से एक एक अक्षर मिटाते हैं, यदि आप कंट्रोल के साथ प्रेस करें तो एक कंप्लीट वर्ड डिलीट हो जाता है। मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। लेकिन यदि आपको कर्सर के राइट साइड का एक कंप्लीट वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट की को यूज करें, कंट्रोल प्लस डिलीट की। बैक स्पेस की और डिलीट की दोनों ही डिलीट करने के काम में आती हैं, लेकिन बैक स्पेस की जो होती है वह कर्सर के लेफ्ट साइड में डिलीट करती है, जबकि डिलीट की कर्सर के राइट साइड में डिलीट करती है। और यदि इन दोनों को कंट्रोल के साथ प्रेस करें तो एक कंप्लीट वर्ड डिलीट होगा और बिना कंट्रोल के प्रेस करें तो एक एक कैरेक्टर डिलीट होता है। यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की समझी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एमएस वर्ड में इंसर्शन पॉइंट से पहले एक शब्द मतलब एक वर्ड को डिलीट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, वह होगी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। कर्सर से पहले यदि हमें एक शब्द डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, और यदि हमें कर्सर के बाद मतलब राइट साइड पर एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज ब्लैंक है। कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज ब्लैंक है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज ब्लैंक है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है? कंप्यूटर के द्वारा कौन सी लैंग्वेज समझी जाती है?
बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज को हम क्या भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। आपको यहां पर कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, क्योंकि यह ऑलरेडी 0-1 में है, ऑलरेडी बाइनरी है, और कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, तो इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पावरफुल और इंपोर्टेंट कंप्यूटर कौन सा होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पावरफुल और इंपोर्टेंट कंप्यूटर कौन सा होता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पावरफुल या इंपोर्टेंट कंप्यूटर कौन सा होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो सबसे पावरफुल और इंपोर्टेंट कंप्यूटर होता है उसे कहा जाता है सर्वर। और सर्वर को एक और नाम से जाना जाता है होस्ट। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पावरफुल और सबसे इंपोर्टेंट कंप्यूटर कौन सा होता है, सर्वर कंप्यूटर, जिसे होस्ट भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा कौन सा कंप्यूटर होता है जो अदर कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराता है। वह भी कौन होगा, सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क का एक मेन कंप्यूटर होता है जो अदर कंप्यूटर को रिसोर्स उपलब्ध कराता है। आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि वह कंप्यूटर जो नेटवर्क के अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराता है उसे भी क्या कहा जाता है, सर्वर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पावरफुल और इंपोर्टेंट कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR में C कैरेक्टर क्या संदर्भित करता है। MICR में C कैरेक्टर क्या संदर्भित करता है। MICR में C कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें यहां पर बताना है। MICR में C कैरेक्टर क्या संदर्भित करता है। जो MICR है, MICR एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, इनपुट डिवाइस का, जो कि बैंक में चेक नंबर को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। MICR एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है जो कि बैंक में चेक नंबर को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, और MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहां पर C का मीनिंग क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। MICR में C कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है या संदर्भित करता है। तो MICR एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है जो कि बैंक में चेक नंबर को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, और MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, MICR में C कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल को जिपिंग करने का अर्थ है। एक फाइल को जिपिंग करने का अर्थ है, मतलब जब हम किसी फाइल को जिप फाइल बनाते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। एक फाइल को जिपिंग करने का क्या अर्थ है, कंप्रेसिंग इट मतलब उसको कंप्रेस करना, ट्रांसमिटिंग इट मतलब उसको ट्रांसफर करना, शेयरिंग इट इसका मतलब भी उसे शेयर करना, इनक्रिप्टिंग इट मतलब उस फाइल को इनक्रिप्ट करना। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक फाइल को जिपिंग करने का अर्थ क्या है। फाइल को जिप करने का मतलब है फाइल की साइज को कम कर देना, मतलब फाइल को कंप्रेस कर देना। आपने सुना होगा हम किसी फाइल की जिप फाइल बना देते हैं। जिप फाइल मतलब उस फाइल की साइज को कम कर देते हैं, मतलब उसे कंप्रेस कर देते हैं। तो एक फाइल को जिपिंग करने का अर्थ होता है कंप्रेसिंग इट, मतलब फाइल की साइज को कम कर देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक फाइल को जिपिंग करने का अर्थ होता है
कंप्रेसिंग इट, मतलब फाइल को कंप्रेस करना, छोटा कर देना। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज या डेटा का एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में एक्सचेंज का कार्य ब्लैंक का उपयोग करके किया जाता है। इमेज या डेटा का एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में एक्सचेंज का कार्य ब्लैंक का उपयोग करके किया जाता है। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हम किसी इमेज या डेटा को एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में ले जाते हैं तो हमें किसका उपयोग करना होगा। यहां पर एप्लीकेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर और एक्सचेंज का मतलब है अदला बदली करना। तो इमेज या डेटा को यदि हमें एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाना है, एक्सचेंज करना है, तो आप दिए गए ऑप्शन में से किसका उपयोग करेंगे? आइकन्स का, कंट्रोल पैनल का, क्लिप बोर्ड का या क्लिप आर्ट का? यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको यहां पर यदि एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरे एप्लीकेशन में ले जाना है तो आपको या तो उसे कॉपी पेस्ट करना होगा या फिर आपको उसे कट और पेस्ट करना होगा। और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वह टेम्परेरी कहां स्टोर हो जाता है? क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाता है। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी इमेज को, किसी डेटा को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो वह कहां स्टोर हो जाता है? क्लिप बोर्ड में। कुछ देर के लिए टेम्परेरी कहां स्टोर हो जाता है? क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर से जो भी इमेज या डेटा कॉपी किया, कट किया, वह दूसरी एप्लीकेशन में ले जाने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं? क्लिप बोर्ड का। क्योंकि कॉपी या कट करने पर कोई ऑब्जेक्ट कहां स्टोर हो जाता है? क्लिप बोर्ड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिप बोर्ड। इमेज या डेटा का एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में एक्सचेंज का कार्य क्लिप बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, टेलीफोन नेटवर्क में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन नेटवर्क में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत हमसे पूछा गया है, टेलीफोन का जो नेटवर्क होता है जनरली उसमें किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है? डेटा ट्रांसमिशन मोड 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। जो डेटा ट्रांसमिशन मोड होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है? सिंप्लेक्स में एक सेंडर केवल डेटा को सेंड करता है और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करता है। मतलब यह एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान केवल एक ही दिशा में होता है। किस ट्रांसमिशन में? सिंप्लेक्स में। मतलब यह तो टेलीफोन नहीं है, क्योंकि टेलीफोन में दोनों तरफ से डेटा का आदान प्रदान होता है। सेंडर और रिसीवर एक ही समय पर डेटा का आदान प्रदान करते हैं, तो सिंप्लेक्स तो नहीं होगा। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? सेंडर और रिसीवर दोनों ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मतलब जब सेंडर डेटा को सेंड करता है तो रिसीवर रिसीव करता है, और जब रिसीवर सेंड करेगा तो सेंडर रिसीव करने लगेगा। मतलब हाफ डुप्लेक्स में सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर केवल कोई एक कर सकता है। एक होता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? सेंडर और रिसीवर एक ही समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब एक ही समय पर सेंडर डेटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। ऐसा टेलीफोन में होता है। तो जो टेलीफोन नेटवर्क है उसमें किसका यूज किया जाता है? फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टेलीफोन नेटवर्क में सामान्यतः जो फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट रूप से फाइल के प्रकार की पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट रूप से फाइल के प्रकार की
पहचान करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करता है। फाइल के टाइप मतलब फाइल के प्रकार को पहचानता है। फोल्डर, नेम, एक्सटेंशन या उसका पाथ। पाथ मतलब एड्रेस। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट रूप से फाइल के प्रकार की पहचान करता है। तो किसी भी फाइल का प्रकार मतलब फाइल का टाइप शो करता है उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जिसे हम फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। कोई भी फाइल का यदि हमें प्रकार पता करना है, उसका टाइप हमें आइडेंटिफाई करना है, तो किसका यूज किया जाता है? एक्सटेंशन का। जब हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो हमें फाइल का एक नाम देना होता है और ऑटोमेटिक इस नेम के बाद डॉट ऐड होता है और यहां पर फाइल का एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। तो जब भी कोई फाइल सेव होती है तो उसका एक नाम होता है और डॉट के बाद एक उसका एक्सटेंशन भी ऐड हो जाता है। प्रत्येक सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन अलग अलग होता है जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि कोई फाइल किस प्रकार की है। मतलब फाइल का टाइप या फाइल का प्रकार कौन रिप्रेजेंट करता है? उसका एक्सटेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी फाइल का प्रकार कौन पहचानता है? उसका एक्सटेंशन। या फाइल के टाइप को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसका एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने MS वर्ड में एक फाइल बनाई जिसका नाम है ऐप। इसमें ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा? डॉट DOCX। DOCX किसका एक्सटेंशन होता है? डॉक्यूमेंट का। तो यहां पर DOCX रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह MS वर्ड की फाइल है। ऐसा हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है जो कि फाइल के टाइप को या फाइल के प्रकार को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के द्वारा किसी फाइल के टाइप को या प्रकार को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नंबर्स से फिल किए गए सेल को काउंट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नंबर्स से फिल किए गए सेल को काउंट करता है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो नंबर से फिल किए गए सेल को काउंट करता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। दो क्वेश्चन। एक फंक्शन होता है एक्सेल में काउंट, एक होता है काउंट ए। काउंट और काउंट ए, जो काउंट फंक्शन है यह केवल नंबर से फिल किए गए सेल को काउंट करेगा, लेकिन जो काउंट ए फंक्शन है यह किसी भी प्रकार की वैल्यू से फिल किए गए सेल को काउंट करेगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में नंबर्स से फिल किए गए सेल को काउंट करता है? केवल नंबर से भरे गए सेल को कौन काउंट करता है? काउंट फंक्शन। लेकिन यदि आप नंबर से, टेक्स्ट से, किसी सिंबल से सेल को भरते हैं और सभी भरे हुए सेल को काउंट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? काउंट ए फंक्शन। यहां पर जो काउंट फंक्शन है यह केवल नंबर से भरे हुए सेल को काउंट करेगा। यदि बीच में कोई कैरेक्टर आ जाता है, कोई टेक्स्ट आ जाता है तो यह उसको काउंट नहीं करेगा। लेकिन काउंट ए फंक्शन किसी भी प्रकार की वैल्यू से भरे गए सेल को काउंट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काउंट फंक्शन नंबर से भरे गए सेल को काउंट करता है। हम काउंट फंक्शन को और काउंट ए फंक्शन को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर कुछ नंबर टाइप करे हैं और नंबर के बीच में हमने कुछ कैरेक्टर भी टाइप करे हैं। यहां पर टोटल हमारे 5 सेल भरे गए हैं, लेकिन 3 सेल में हमने नंबर टाइप करे हैं और 2 सेल में हमने कैरेक्टर टाइप करे हैं। अब यदि हम इन सभी सेल को काउंट करें काउंट फंक्शन के द्वारा, तो हमने यहां पर अपना काउंट फंक्शन अप्लाई किया। इसमें हमें रेंज देनी होती है, कहां से कहां तक हमें सेल को काउंट करना है। तो हमने अपनी रेंज को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने रेंज दी है कहां से कहां तक? हमने रेंज दी है C2 से लेकर C6 तक। मतलब हमने 5 सेल का एड्रेस दिया है, लेकिन हमें रिजल्ट क्या दिया जा रहा है? 3, क्योंकि जो काउंट फंक्शन है इसने केवल नंबर से भरे हुए सेल को काउंट किया है, जहां पर टेक्स्ट या कैरेक्टर है उनको काउंट नहीं किया है। तो काउंट फंक्शन एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन है जो केवल नंबर से भरे गए सेल को, नंबर से फिल किए गए सेल को
काउंट करता है। जबकि एक और फंक्शन हमने देखा था काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन क्या करता है, किसी भी प्रकार की वैल्यू से भरे गए सेल को काउंट करेगा। हमने यहां पर काउंट ए फंक्शन को लगाया और आप देख सकते हैं काउंट ए फंक्शन ने क्या दिया हमें रिजल्ट 5, क्योंकि काउंट ए फंक्शन किसी भी प्रकार की वैल्यू से भरे गए सेल को काउंट करता है, जबकि काउंट फंक्शन केवल नंबर से भरे गए सेल को ही काउंट करता है। तो हमने यहां पर दो फंक्शन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक ग्राफिक्स का सिलेक्शन करने पर इसके चारों ओर दिखाई देने वाले 8 स्मॉल मार्कर्स ब्लैंक कहलाते हैं। एक ग्राफिक्स का सिलेक्शन करने पर इसके चारों ओर दिखाई देने वाले 8 स्मॉल मार्कर्स ब्लैंक कहलाते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ग्राफिक्स का सिलेक्शन करने पर इसके चारों ओर दिखाई देने वाले 8 स्मॉल मार्कर्स ब्लैंक कहलाते हैं। ग्राफिक्स का मतलब क्या है, कोई पिक्चर, कोई इमेज, कोई शिप। जब आप एमएस वर्ड में कोई इमेज ऐड करते हैं, कोई पिक्चर ऐड करते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा इमेज के चारों साइड पर कुछ पॉइंट बन जाते हैं। इन पॉइंट से आप इमेज की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, इमेज की साइज को चेंज कर सकते हैं। वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आप एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में यदि कोई इमेज या ग्राफिक्स ऐड करते हैं और जब उसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब उसका सिलेक्शन करते हैं, तो आपको इमेज की बॉर्डर पर ऑल साइड पर, चारों साइड पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट दिखाए जाते हैं, जिनके द्वारा आप उस इमेज की साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। वही हमसे पूछा गया है, उन्हें कहा जाता है साइजिंग हैंडल्स। साइजिंग हैंडल्स मतलब इन पॉइंट के माध्यम से हम उस ग्राफिक्स की, उस इमेज की साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो कोई भी ग्राफिक्स या इमेज जो होती है, जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके ऑल साइड पर, चारों साइड पर हमें 8 स्मॉल मार्कर्स दिए जाते हैं, मतलब पॉइंट दिए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है साइजिंग हैंडल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस ऑप्शन को हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और साथ ही साथ एक ग्राफिक्स मतलब एक इमेज भी ऐड करी है। अभी इमेज सिलेक्ट नहीं है, तो इसमें हमें पॉइंट शो नहीं किए जा रहे, लेकिन जैसे ही हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इसे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ पॉइंट भी बन गए हैं। टॉप पर 3 पॉइंट हैं, 1 2 3। इसके बाद 2 पॉइंट यहां मिडिल में हैं, 4 5 और 3 पॉइंट होते हैं नीचे। टोटल कितने पॉइंट बने हैं, कितने मार्कर बने हैं, 8। इन पॉइंट के माध्यम से आप इस इमेज को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर 8 पॉइंट बन रहे हैं, 8 पॉइंट बन रहे हैं या 8 मार्कर बन रहे हैं। इनके द्वारा इस इमेज की साइज को, इस ग्राफिक्स की साइज को चेंज किया जा सकता है और इन्हें कहा जाता है साइजिंग हैंडल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट ब्लैंक होता है। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट ब्लैंक होता है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कंपोनेंट होते हैं, जो भी कंप्यूटर सिस्टम के घटक होते हैं, वह क्या होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और मेमोरी, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर, डेटा और सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है यह 2 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हैं, जो भी इसके घटक हैं, या तो वह हार्डवेयर होते हैं या फिर वह सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम 2 चीजों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर सिस्टम का प्रत्येक कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उससे संबंधित हमें कुछ और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।